हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक आज का हमारा जो है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ग्रामर का क्वेश्चन तो आ ही सकता है कि भाई पैसेज में से भी अगर आता है तो एक सेंटेंस उठा करके और उसको पैसिव में चेंज करने को कह सकते हैं, है ना। कि ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस तरह से टेंस है वैसे उस तरह से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो अब ये सेंटेंस है, इट इज टाइम टू डू समथिंग न्यू। सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में चेंज करना है। इट इज टाइम टू डू समथिंग न्यू। वो कह रहा है कि ये कुछ नया करने का समय है, ये कुछ नया करने का समय है। तो इस सेंटेंस को किस तरह से पैसिव में चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस बनाने के लिए सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ना। मतलब जिस वर्ब को पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, जिस वर्ब को पैसिवाइज करना है, ठीक है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए, फाइनाइट हो या नॉन फाइनाइट, लेकिन वो वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद या तो व्हाट का आंसर होता है या फिर होम का आंसर होता है। व्हाट का आंसर या होम का आंसर। खैर, अब ये जो सेंटेंस क्वेश्चन में आपको दिया है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है। इट इज टाइम टू डू समथिंग न्यू, है ना। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाला फ्रेज है, समथिंग न्यू। इट इज टाइम टू डू व्हाट, इट इज टाइम टू डू व्हाट, क्या करने का समय है? कुछ नया करने का समय है। इट इज टाइम टू डू समथिंग न्यू। तो ये समथिंग न्यू आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऐसे कंस्ट्रक्शन में सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ये है आपका, इट इज टाइम, उसके बाद में टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट। हाँ, दिस इज योर सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। ये आपका सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से बनेगा। वापस इट इज टाइम से ही स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, उसके बाद में प्रपोजिशन आ जाएगा FOR फॉर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में जो टू इन्फिनेटिव है ना, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको पैसिव फॉर्म में बदल देंगे ऐसे, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। इट इज टाइम टू डू समथिंग न्यू, तो सेंटेंस हो जाएगा इट इज टाइम फॉर समथिंग न्यू टू बी डन। इट इज टाइम, बीच में प्रपोजिशन यूज करोगे अपनी तरफ से FOR फॉर, इट इज टाइम फॉर समथिंग न्यू टू बी डन, है ना। तो इस स्ट्रक्चर पर आधारित ये जो चार सेंटेंस है, इनमें से कौन सा सेंटेंस है? ऑप्शन बी, इट इज टाइम फॉर समथिंग न्यू टू बी डन। B is the right answer. It is time to do something new. It is time for something new to be done. एक और इस तरह का सेंटेंस लेके देख सकते हैं। It is time to ring the bell. It is time to ring the bell. तो इसमें भी the ring, ये the bell जो है ring के बाद में, ये आपका ऑब्जेक्ट है। बेल बजाने का समय हुआ है, तो इट इज टाइम टू रिंग द बेल। तो क्या करेंगे? इट इज टाइम से ही सेंटेंस को वापस स्टार्ट करेंगे। एक प्रपोजिशन आप यूज करेंगे अपनी तरफ से फॉर, उसके बाद में लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट को द बेल। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, टू बी रंग। मतलब एक्टिव वॉइस में ये टू इन्फिनेटिव जो होता है ना, एक्टिव वॉइस में ये ऐसा होता है, टू प्लस V1, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। टू रिंग द बेल टू बी रंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ही वॉन्ट्स पीपल टू लाइक हिम। ही वॉन्ट्स पीपल टू लाइक हिम।
वो चाहता है कि लोग उसे लाइक करें, वो चाहता है कि लोग उसको पसंद करें। He wants people to like him। तो ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, अलग टाइप का सेंटेंस है। मतलब एक वो सीधा सीधा सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दे रखे हों, इस तरह का सेंटेंस नहीं है, है ना। इट्स अ डिफरेंट सेंटेंस, है ना। अब देखो, ही वॉन्ट्स पीपल टू लाइक हिम। तो इसमें इन्फिनेटिव आ गया टू लाइक, टू लाइक। ही वॉन्ट्स पीपल टू लाइक होम, ही वॉन्ट्स पीपल टू लाइक हिम। वो क्या चाहता है कि लोग किसको लाइक करें, वो चाहता है कि लोग उसे लाइक करें। तो इसमें टू लाइक जो इन्फिनेटिव है उसका ऑब्जेक्ट है हिम, उसका ऑब्जेक्ट है हिम। अच्छा, अभी हमने देखा था एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव ऐसा होता है 2 + V1, तो पैसिव वॉइस में ये ऐसा हो जाता है 2 + B + V3। तो टू लाइक का हो जाता है टू बी लाइक्ड, टू लाइक पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा टू बी लाइक्ड। ठीक है। अब ये जो पीपल है, ये एक तरह से देखा जाए तो लाइक करने वाले कौन होंगे, लोग। तो बाय पीपल हम जनरली पैसिव वॉइस के कंस्ट्रक्शंस में ओमिट कर देते हैं। अगर पीपल सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम उसको बाय के साथ जनरली नहीं लिखते, बाय पीपल को हम यूं ही ओमिट कर देते हैं। तो सेंटेंस होगा ही वॉन्ट्स टू बी लाइक्ड, ही वॉन्ट्स टू बी लाइक्ड। वो चाहता है कि उसको लाइक किया जाए, इसलिए बी जो है वो इसका राइट आंसर है, ही वॉन्ट्स टू बी लाइक्ड। अब ध्यान रहे, जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ना, तो आप अपने सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करते, आप सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं। वर्ब एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में चेंज हो जाती है, सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता। वर्ब की जो एक्टिव फॉर्म है वो पैसिव फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है। तो ही वॉन्ट्स टू बी लाइक्ड, ऑप्शन बी, ही वॉन्ट्स टू बी लाइक्ड। टर्न हर आउट, टर्न हर आउट, टर्न हर आउट मीन्स उसे बाहर निकालो, उसको बाहर निकाल दो, टर्न हर आउट। आप किसी को आदेश दे रहे हैं कि वो किसी को बाहर निकाले, टर्न हर आउट। अब ये बेसिकली एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, टर्न हर आउट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको हिंदी में हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपने किसी को कोई ऑर्डर दिया हो, किसी को रिक्वेस्ट करी हो, किसी को एडवाइस दी हो, या यूं ही किसी को कोई काम करने के लिए कहा हो, आपने कहा भाई ऐसा करो, तो वो जो सेंटेंस है वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, किसी इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर ये होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। अब जैसे देखो, ये अगर इंपेरेटिव सेंटेंस होता, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर, तो इसका पैसिव वॉइस लेट से हम इस तरह से बना लेते, लेट द डोर बी ओपन्ड, let the door be opened, open the door, let the door be opened। तो टर्न हर आउट जो है, इसको अगर लेट से पैसिवाइज करोगे, लेट वाले स्ट्रक्चर से, तो सेंटेंस तो आपका लेट से स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्ट कौन सा है? देखो हर, लेट हर, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद में बी और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट हर बी टर्न्ड आउट, लेट हर भी, लेट शी नहीं, लेट हर, लेट हर बी टर्न्ड आउट। अब ऑप्शन बी वाला सेंटेंस देखो, लेट शी बी टर्न्ड आउट, तो लेट शी नहीं होगा, लेट हर होगा, लेट हर बी टर्न्ड आउट। क्योंकि लेट जो है ना बेसिकली एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और लेट के बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। लेट मी होता है, लेट आई नहीं होता। इसी तरह से लेट हर होगा, लेट शी नहीं होगा। तो लेट हर बी टर्न्ड आउट, ए, ऑप्शन ए में जो सेंटेंस दिया है
ये इसका आंसर है। टर्न हर आउट, लेट हर बी टर्न्ड आउट। टर्न हर आउट, लेट हर बी टर्न्ड आउट। तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिड ही बाय अ कार। सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन है डिड ही बाय अ कार, क्या उसने एक कार खरीदी थी। डिड ही बाय अ कार, इसको हमें चेंज करना है पैसिव में, डिड ही बाय अ कार। है ना, तो क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव फॉर्म क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस को, सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में बदलना हो तो उसकी पैसिव फॉर्म ये होती है वॉज वर प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं ना, तो सेंटेंस के टाइप का खास ध्यान रखते हैं, टाइप चेंज नहीं करते। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी अफर्मेटिव होगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। अब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में भी जो सेंटेंस आप बनाओगे वो भी इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो फाइनाइट वर्ब है, वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। जैसे अब इसमें डिड पहले लिखा है, ही बाद में लिखा है ना। तो अब देखो इसमें ही सब्जेक्ट है, बाय वर्ब है, अ कार ऑब्जेक्ट है, डिड ही बाय अ कार, है ना। तो जनरली क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर ऐसा है SVO सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो तो बन जाता है सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम आमतौर पर बाय के साथ लिखते हैं और उसको हम एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एजेंट। और ये जो वर्ब है इसकी फॉर्म बदल जाती है पैसिव फॉर्म में, इसको बदल देते हैं। यहां पे वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, लेकिन पैसिव वॉइस में ये वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है। और उस थर्ड फॉर्म के साथ हम एक बी की वर्ब और यूज करते हैं। कौन सी वर्ब, बी की वर्ब, है ना। बी की वर्ब्स कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर या बी खुद, है ना। तो अब देखो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में बी की वर्ब तो होती है वॉज और वर, और मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में आती है ना। अब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाए रखना है। अब आपका नया सब्जेक्ट होगा अ कार, तो कार के साथ वॉज आएगा या वर। कार सिंगुलर है तो वॉज ही आएगा, वॉज अ कार। बाय की थर्ड फॉर्म बॉट बाय हिम, ये होगा सेंटेंस। वॉज अ कार बॉट बाय हिम। डिड ही बाय अ कार का पैसिव वॉइस होगा वॉज अ कार बॉट बाय हिम, क्या उसके द्वारा एक कार खरीदी गई थी। तो बिल्कुल टेंस को ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो वॉज अ कार बॉट बाय हिम, है ना। देखो ऑप्शन डी, वॉज अ कार बॉट बाय हिम। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है, टेंस का ध्यान रखना है, सेंटेंस के टाइप का ध्यान रखना है। सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो वापस उसकी जगह इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही आप बनाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट डज शी डू। व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है, व्हाट डज शी डू। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है शी और वर्ब है डू, है ना। अब देखो पैसिव वॉइस तब तक नहीं बना सकते जब तक सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो। सेंटेंस में वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, वर्ब का ट्रांजिटिव होना जरूरी है, तभी उसका पैसिव बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता, है ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसमें तो ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने सवाल पूछा है कि वो क्या करती है, तो जो काम वो करती है वो ऑब्जेक्ट है।
है ना। व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट होता है, किसका, वर्ब के बाद व्हाट का या होम का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में व्हाट का आंसर तो नहीं दे रखा, लेकिन व्हाट का प्रश्न पूछ रखा है। व्हाट का आंसर तो नहीं दिया, लेकिन व्हाट पर सवाल पूछ रखा है, तो हम इस व्हाट को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। व्हाट डज शी डू, इसमें ये जो व्हाट है ये हमारा ऑब्जेक्ट ही है ना। अब देखें हमें तीनों चीजें मिल गई, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब हम टेंस पर गौर करें, तो ये टेंस कौन सा है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव फॉर्म ये होती है, देखो अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब इसको इंट्रोगेटिव को वापस इंट्रोगेटिव बनाए रखना है हमें, है ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड के बाद में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में सेकंड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय के साथ एजेंट। अगर आप अपना सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको पैसिव वॉइस में लिखना चाहते हो, पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हो, तो पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है, WH वर्ड, उसके बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में सेकंड हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद में बाय के साथ एजेंट, है ना। तो अब इसमें देखो ये व्हाट जो है ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन जाता है। पहली चीज तो यही होती है कि ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। तो ये व्हाट जो है ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएगा। अब क्योंकि ये WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, तो ये आएगा तो स्टार्टिंग में ही, इसकी जगह तो हम बदल नहीं सकते। तो व्हाट से सेंटेंस आपका स्टार्ट होएगा, है ना। व्हाट के बाद में जो है वो आप हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इसको लिखोगे, है ना। अब व्हाट खुद ही सब्जेक्ट है तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मान लिया जाएगा। व्हाट इज डन बाय हर, व्हाट इज डन बाय हर। अब देखो वैसे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है, लेकिन इस सेंटेंस में जो WH वर्ड है वो खुद ही सब्जेक्ट है। ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है जो नीचे लिखा मैंने, क्योंकि इसमें जो व्हाट है ना WH वर्ड वो खुद सब्जेक्ट है। ऊपर वाले सेंटेंस में व्हाट ऑब्जेक्ट था, जब मैंने उसको पैसिव में चेंज किया तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, है ना। तो क्योंकि ये व्हाट सब्जेक्ट है तो इसलिए इसको दोबारा एक सब्जेक्ट की तरह वापस लिखने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस ये होगा व्हाट इज डन बाय हर, व्हाट इज डन बाय हर, उसके द्वारा क्या किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, व्हाट डज शी डू, व्हाट इज डन बाय हर। टेंस नहीं बदलना है, मैंने कहा ना पैसिव वॉइस बनाते हो तो टेंस नहीं बदलते, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज नहीं करना है। यहाँ पे वो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तब करेंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय हम सिर्फ वर्ब जो है उसको एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में बदल देते हैं। तो व्हाट डज शी डू का पैसिव वॉइस व्हाट इज डन बाय हर, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, does this shopkeeper not sell spurious goods? Does this shopkeeper not sell spurious goods? क्या ये दुकानदार नकली माल नहीं बेचता है? स्प्यूरियस गुड्स का मतलब कि नकली माल, जो ओरिजिनल गुड्स होते हैं वो नहीं, स्प्यूरियस नकली, मिलावटी, जो ऑथेंटिक ना हो, जो ओरिजिनल ना हो, जो नकल हो। तो ये देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक बार फिर कौन सा टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। टेंस है सिंपल प्रेजेंट और सेंटेंस का टाइप है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। तो हमें वापस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ही बनाना है। एक बार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सब्जेक्ट है दिस शॉपकीपर, ये दुकानदार, वर्ब है सेल, ऑब्जेक्ट है स्प्यूरियस गुड्स, ऑब्जेक्ट है स्प्यूरियस गुड्स। तीनों चीजें मिल गई, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म क्या होता है आपको याद होना चाहिए, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म।
है ना। अब क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो वापस आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ही बनाना है। तो अब आपका जो नया सब्जेक्ट है वो कौन सा होगा, स्प्यूरियस गुड्स। सब्जेक्ट बदल जाएगा ना, पहले सब्जेक्ट था दिस शॉपकीपर, अब आपका नया सब्जेक्ट है स्प्यूरियस गुड्स। तो पैसिव फॉर्म इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो स्प्यूरियस गुड्स प्लूरल है तो उसके लिए आर आएगा, आर स्प्यूरियस गुड्स नॉट सोल्ड by this shopkeeper. Are spurious goods not sold by this shopkeeper? क्या इस दुकानदार के द्वारा नकली सामान नहीं बेचा जाता है। हाँ, तो ऑप्शन बी, आर स्प्यूरियस गुड्स नॉट सोल्ड बाय दिस शॉपकीपर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस जो हैं वो हैं मॉडल्स के क्वेश्चंस। मॉडल्स होता है ना, मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। इंग्लिश में कैन, कुड, वुड, शुड, मे, मस्ट, माइट, विल, शल, ये वाले जो वर्ड्स हैं इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? दे आर मॉडल्स। तो मॉडल्स बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। दे आर हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब वो जो किसी मेन वर्ब के साथ उसको यूज़ किया जाए। तो मॉडल्स जो हैं ख़ास तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? ख़ास तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इन्हें जब सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये सेंटेंस को एक पर्टिकुलर मीनिंग देने का काम करते हैं। मतलब इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता, मॉडल्स का खुद का कोई मीनिंग, कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब हम इन्हें सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये सेंटेंस को मीनिंग देने का काम करते हैं। ये सेंटेंस का मूड जो है उसको डिटरमिन करते हैं, है ना। तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, आई ब्लैंक स्पेस नॉट हेयर द स्पीकर बिकॉज द क्राउड वॉज शाउटिंग लाउडली। मे, कैन, could या would. I blank space not hear the speaker because the crowd was shouting loudly. भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी, कोई स्पीकर बोल रहा था और हम उस स्पीकर को फिर जाहिर है सुन नहीं पाए होंगे। जब क्राउड जोर जोर से शाउट कर रहा था तो भीड़ जो बोल रही, तो जो स्पीकर बोल रहा था आपको सुनाई नहीं दिया होगा। तो मैं सुन नहीं पाया स्पीकर को क्योंकि क्राउड जो है लाउडली शाउट कर रहा था, है ना। तो अब इसमें देखो मे, कैन, कुड, वुड, एक तो पास्ट टेंस है, सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, पास्ट की बात हो रही है, वॉज शाउटिंग लिखा है। तो मॉडल्स में भी देखो दो तरह के मॉडल्स होते हैं, एक वो जो प्रेजेंट टेंस बताते हैं, दूसरे वो जो पास्ट टेंस बताते हैं, और एक वो भी होते हैं जिन्हें प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखो एबल टू, कोई भी काम करने में आप सक्षम हैं, कोई भी काम करने में आप समर्थ हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं, उसके लिए हम एबल टू यूज करते हैं ना। आई एम एबल टू डू इट। आई एम एबल टू डू इट मीन्स मैं इस काम को करने में समर्थ हूं, सक्षम हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट टेंस में आप एबिलिटी रखते हैं तो इज एम आर के साथ एबल टू आएगा, और पास्ट में अगर आप किसी काम को करने की क्षमता रखते थे तो वॉज वर्ब के साथ एबल टू, है ना। ही इज एबल टू डू इट मतलब वो ऐसा कर सकता है, ही वॉज एबल टू डू इट मीन्स वो ऐसा कर सकता था, है ना। अब ये एबल टू के स्थान पर कैन और कुड यूज किए जाते हैं। अगर आप प्रेजेंट की एबिलिटी बताते हैं किसी की तो उसके लिए कैन, और पास्ट की एबिलिटी किसी की बताते हैं तो उसके लिए कुड। कोई भी काम हम अभी वर्तमान में कर सकते हैं तो कैन, करने में सक्षम है, समर्थ हैं तो कैन। कोई भी काम हम पास्ट में कर सकते थे
करने में समर्थ थे, सक्षम थे, कर पाए, कर सके, कर सकते थे, तो उसके लिए कुड। तो अब ये सेंटेंस कह रहा है कि मैं स्पीकर को सुन नहीं सका क्योंकि क्राउड जो है वो जोर से शाउट कर रहा था। तो इसका मतलब वो पास्ट में, भूतकाल में स्पीकर को सुन नहीं पाया। He was not able to hear the speaker because the crowd was shouting loudly. तो वो कहेगा I could not hear the speaker because the crowd was shouting loudly. तो सी इसका आंसर होगा, could not। अब यहां crowd was की जगह सपोज crowd is लिखा होता, crowd is shouting loudly, भीड़ जो है जोर जोर से चिल्ला रही है, भीड़ में लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये वर्तमान की बात है, अभी की बात है। इस समय कोई स्पीकर बोल रहा है और हम क्राउड चिल्ला रहा है, इस वजह से उसे सुन नहीं पा रहे, तो फिर हम कैन यूज करेंगे। फिर हम कहेंगे आई कैन नॉट हेयर द स्पीकर बिकॉज द क्राउड इज शाउटिंग, आई कुड नॉट हेयर द स्पीकर बिकॉज द क्राउड वॉज शाउटिंग। ठीक है, तो इसमें सी इसका आंसर है, कुड नॉट। You blank space be joking, that cannot, this cannot be true. You blank space be joking, this cannot be true. तुम जरूर मजाक कर रहे हो, ये बात सच नहीं हो सकती, ये बात सच नहीं हो सकती, हमें पूरा विश्वास है और तुम जो कह रहे हो जरूर मजाक कर रहे हो। मतलब हम किसी बात को लेकर के इतने सर्टन हैं, इतने निश्चित हैं, इतने श्योर हैं कि हमें पता है कि सामने वाला मजाक कर रहा है, उसकी बात सुनकर के हमको उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, और हम इतने सर्टन है, हमें पता है कि ये बात तो सच हो ही नहीं सकती, है ना। तो ऐसे में हम एक निष्कर्ष, एक इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं। क्या इन्फरेंस, इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, डिडक्शन या निष्कर्ष, कि तुम्हारी बात सुनकर के, है ना, हमें ये पता चला कि तुम्हारी बात तो सच हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब निष्कर्ष ये है कि तुम जो कह रहे हो वो जरूर झूठ होगा, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। तो ये इन्फ्रेंस जो है ना, ये मस्ट से बताया जाता है। किससे? मस्ट से। पॉजिटिव इन्फ्रेंस बताना हो तो उसके लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं? मस्ट। यू मस्ट बी जोकिंग, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो, ये बात सच हो ही नहीं सकती, यू मस्ट बी जोकिंग। मतलब हम इस बात को लेकर के पूर्ण रूप से, पूरी तरह से सर्टेन है, निश्चित हैं कि सामने वाला झूठ ही बोल रहा है। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, माइट नहीं। देखो माइट में फिर वो शायद वाली बात आ जाती है। क्या? शायद वाली। यू माइट बी जोकिंग, यू माइट बी जोकिंग मतलब हो सकता है तुम मजाक कर रहे हो। अगर आप माइट यूज करोगे तो उसका भी मतलब निकलेगा, उसका मतलब ये निकलेगा शायद तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन यहाँ शायद वाली तो बात है ही नहीं ना, क्योंकि बाद में आपने क्या कहा? बाद में आपने इतना कहा कि ये बात सच हो ही नहीं सकती। इसका मतलब जरूर सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो इसलिए मस्ट जो है वो ज्यादा अच्छा उत्तर है। मस्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, blank space, you mind leaving us alone for a few minutes? Blank space, you mind leaving us alone for a few minutes? क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे? रिक्वेस्ट, क्या हो गया ये? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सेंटेंस इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, मॉडल वुड, है ना। और ये तो बहुत कॉमन है, वुड यू माइंड। वुड यू माइंड जो है ऐसे बोल करके बहुत सारी रिक्वेस्ट की जाती हैं। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड टर्निंग द फैन ऑन। आप किसी से फैन, पंखा चलाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वुड यू माइंड टर्निंग द फैन ऑन। इसका मतलब क्या आप फैन ऑन कर देंगे? तो क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे? वुड यू माइंड लिविंग अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स, है ना। तो
ये पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। क्या होती है? वुड एक ऐसा मॉडल है जिसका यूज हम करते हैं टू मेक अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, टू मेक अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। बहुत पोलाइट होकर किसी से रिक्वेस्ट करना हो तो वुड का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट मतलब यू, और सेंटेंस कौन सा? सेंटेंस का टाइप कौन सा? इंट्रोगेटिव। वुड यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। Blank space that I had some more money. Would, should, must, need. Blank space that I had some more money. काश मेरे पास थोड़े और पैसे होते। सेंटेंस में वो ये कहना चाह रहा है कि काश मेरे पास थोड़े से और पैसे होते, मतलब उसके पास और पैसे नहीं हैं, उसके पास उतने ही पैसे हैं लेकिन उसको और पैसों की ज़रूरत है, तो वो ऐसी कल्पना कर रहा है कि काश मेरे पास और पैसे होते। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है ना वो वुड दैट से स्टार्ट होते हैं। वुड दैट प्लस सिंपल पास्ट टेंस का क्लॉज। वुड दैट और उसके बाद में कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस का क्लॉज। तो वुड दैट आई हैड सम मोर मनी, ये आई हैड सम मोर मनी कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, यहां वुड आ जाएगा ऑप्शन ए। इमेजिनेशन, कल्पना, काश ऐसा होता। हाँ, वुड दैट आई वर अ किंग, ये भी सिंपल पास्ट टेंस। वुड दैट आई वर अ किंग का मतलब काश में कोई राजा होता, काश में कोई किंग होता। वुड दैट ही वर हियर, काश वो यहां होता। वुड दैट ही वर हियर, काश वो आदमी यहां होता। वुड दैट प्लस सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट, blank space he get what he wishes for. Blank space he get what he wishes for. कि जो उसकी इच्छा है, जो वो चाहता है वो उसे मिल जाए। आगे देखो एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ऐसे सेंटेंस जो है ना जिसमें आप किसी के लिए कोई विश करते हो, किसी के लिए आप प्रे करते हो, प्रार्थना करते हो, किसी को शुभकामना देते हो, किसी के लिए कामना करते हो कि भाई उसके साथ ऐसा हो जाए, वो जो चाहता है वो हो जाए, वो जो चाहता है उसे मिल जाए, भगवान उसकी मदद करे, है ना, भगवान उसे खुश रखे, इस तरह की चीज़ें हम बोलते हैं ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आप किसी के लिए या तो प्रे करते हैं गॉड से, या किसी के लिए कोई विश करते हैं, किसी के लिए कामना करते हैं, शुभकामना किसी को देते हैं, तो वो मे से स्टार्ट होता है। कहाँ से? मे से। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।
मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे सेंटेंस। मे ही गेट वॉट ही विशेस फॉर, मे ही गेट वॉट ही विशेस फॉर, जो वो चाहता है वो उसे मिल जाए, उसकी जो इच्छा है वो उसे मिल जाए। मे ही गेट वॉट ही विशेस फॉर। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में केवल मे का ही यूज होता है। मे से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है, एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करता है। नेक्स्ट, blank space you feed the dog please, blank space you feed the dog please, please means request, please माने रिक्वेस्ट, तो किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है। अब रिक्वेस्ट करने के लिए जब भी हम मॉडल्स यूज करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए वैसे तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज कम इनसाइड, प्लीज डू समथिंग, ऐसे करके हम इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी रिक्वेस्ट करने के लिए प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी यूज किया जाता है। और जब हम रिक्वेस्ट करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं ना, तो उसमें फिर हम मॉडल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मॉडल्स। कौन से? कैन, कुड, वुड, 3 मॉडल्स हैं, कैन, कुड और वुड। ठीक है, ये 3 मॉडल्स कैन, कुड और वुड, इन तीनों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कैसे सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट कौन सा होता है? यू। रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। काहे के लिए? टू मेक रिक्वेस्ट, टू मेक रिक्वेस्ट। सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होना चाहिए, सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए, 3 मॉडल्स हैं, कैन, कुड और वुड। ठीक है, अब तीनों में अंतर यह है कि कैन, डिग्री ऑफ पोलाइटनेस, कैन इज लेस पोलाइट, कुड इज मोर पोलाइट, और जो वुड होता है इट इज वेरी पोलाइट। बहुत ज्यादा विनम्रता दिखानी है तो वुड, उससे थोड़ा कम विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करनी है तो कुड, और बहुत कम विनम्रता दिखाते हुए रिक्वेस्ट करनी है तो कैन। कैजुअल सी रिक्वेस्ट होती है कैन वाली, है ना। अब यहाँ पे देखो एक ही मॉडल दे रखा है रिक्वेस्ट वाला, कैन, कुड और वुड ऑप्शन में नहीं है, और प्लीज दे रखा है, तो इससे हमें पता चला कि ये रिक्वेस्ट है। तो कैन यू फीड द डॉग प्लीज, क्या आप उस डॉग को खाना खिला देंगे प्लीज? कैन यू फीड द डॉग प्लीज। सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है यू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मॉडल आ जाएगा कैन। तो बी इसका आंसर है, कैन यू फीड द डॉग प्लीज। नेक्स्ट, you blank space be hungry after all that exercise, you blank space be hungry after all that exercise। तुमने इतनी सारी एक्सरसाइज करी है तो अब जरूर तुम्हें भूख लगी होगी, जरूर तुम भूखे होगे। मतलब हम जानते हैं कि सामने वाले ने बहुत एक्सरसाइज की है, ये फैक्ट हम जानते हैं, है ना। अब इतनी एक्सरसाइज करने के बाद इंसान है तो उसको जरूर भूख लगी होगी, ये हमारा निष्कर्ष है, अनुमान है ना, इन्फ्रेंस है। अभी थोड़ी देर पहले किसी क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको इन्फ्रेंस के बारे में। इन्फ्रेंस माने निष्कर्ष, इन्फ्रेंस कहो, डिडक्शन कहो, मतलब कोई बात जानने के बाद, कोई फैक्ट जानने के बाद अगर आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हो कि भाई ऐसा है तो ज़रूर ऐसा ही होगा, तुमने एक्सरसाइज की है इतनी सारी तो अब ज़रूर तुम्हें भूख लगी होगी, तो वो इन्फ्रेंस के लिए एक ही मॉडल यूज़ होता है और वो है मस्ट। कौन सा मॉडल यूज़ करता है? मस्ट। तो यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर ऑल दैट एक्सरसाइज, ऑप्शन ए, यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर ऑल दैट एक्सरसाइज। इतनी सारी एक्सरसाइज करके अब तुम ज़रूर भूखे होगे।
मस्ट बी ए। यस, नेहा, ज्योति, राजेंद्र, अस्मा खान, कल्पना, रुचिता, आपका आंसर सही है ए। यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर ऑल दैट एक्सरसाइज। नेक्स्ट है the police have come to arrest him, he blank space have done something wrong. The police have come to arrest him, पुलिस उसको अरेस्ट करने आई है, उसने कुछ गलत किया होगा। अब पुलिस किसी को अरेस्ट करने कब आती है? जब किसी ने कोई अपराध किया हो, जरूर उसने कोई अपराध किया होगा, इसीलिए तभी पुलिस उसको अरेस्ट करने आई है ना। तो अब कभी कभी क्या होता है ना कि हमको सर्टेनिटी बतानी होती है, निश्चितता, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। अब इसका मतलब ये बात है ना पास्ट की हो रही है, मतलब उसने कोई अपराध या क्राइम पहले से कर लिया है, अपराध, क्राइम, गलत काम उसने पहले से कर लिया है, पुलिस उसे अब अरेस्ट करने आई है ना। तो पास्ट में जरूर उसने कोई अपराध किया होगा, इसलिए अभी पुलिस उसको अरेस्ट करने आई है ना। तो किसी भी चीज की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बतानी हो पास्ट में, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट, strong probability in the past, प्रबल संभावना किसी चीज की कि पास्ट में जरूर ऐसा ही हुआ होगा, उसके लिए फिर हम मस्ट यूज करते हैं। कौन सा मॉडल यूज करते हैं? मस्ट। और मस्ट अकेला नहीं आता, मस्ट के साथ हैव आता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मस्ट हैव थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, द पुलिस हैव कम टू अरेस्ट हिम, he must have done something wrong. तो ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, इस बात की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि उसने कुछ गलत किया होगा, तभी पुलिस अभी उसको पकड़ने आई है। तो ऑप्शन बी, मस्ट। The bus arrived a minute after you left, so you blank space have taken a taxi. The bus arrived a minute after you left. तुम्हारे जाने के एक मिनट बाद बस तो आ गई थी और तुम टैक्सी लेके चले गए। तुम टैक्सी लेके पहले ही चले गए थे, तुमको लेट हो रहा था, लेकिन तुम्हारे जाने के एक मिनट के बाद ही बस आ गई थी। इसका मतलब तुम्हें टैक्सी लेके जाने की जरूरत नहीं थी, है ना। इट वॉज अननेसेसरी, टैक्सी के तुमने ज्यादा पैसे दिए, बस तो आई गई थी तुम्हारे जाते ही। तो अब इसको कैसे कहेंगे? यू मस्ट नॉट हैव टेकन अ टैक्सी, यू कैनॉट, यू कैन हैव टेकन अ टैक्सी, या यू नीड नॉट हैव टेकन अ टैक्सी। देखो, टू से दैट समथिंग वॉज नॉट नीडेड इन द पास्ट, समथिंग वॉज अननेसेसरी इन द पास्ट। कभी कभी हम कहते हैं ना कि भूतकाल में, पास्ट में हमने कोई काम कर तो लिया, लेकिन हमें उस काम को करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा आपने किया परंतु ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, तो उसके लिए हम नीड नॉट का यूज करते हैं। किसका? अननेसेसरी पास्ट एक्शन। क्या? अननेसेसरी पास्ट एक्शन। अननेसेसरी पास्ट एक्शन माने पास्ट में कोई काम आपने किया तो सही, परंतु करने की जरूरत नहीं थी। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? नीड नॉट के बाद नीडंट, नीड नॉट के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नीड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यू नीड नॉट हैव टेकन अ टैक्सी, तुम्हें टैक्सी लेके जाने की जरूरत नहीं थी, बस तुम्हारे जाते ही आ गई थी। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। द बस अराइव्ड अ मिनट आफ्टर यू लेफ्ट, so you need not have taken a taxi. C. You had enough money in your account, so
You need not have applied for a loan. तुम्हारे पास अकाउंट में काफ़ी पैसे पड़े थे, इसलिए तुम्हें लोन के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने लोन के लिए यूं ही अप्लाई किया। अननेसेसरी था ये तो, क्योंकि अकाउंट में तुम्हारे पास पैसे तो थे। You need not have applied for a loan. You had enough money in your account. तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। Hemant looks pretty sick. I think he blank space go to a doctor. Hemant looks pretty sick. हेमंत को देख के लगता है कि काफ़ी बीमार है वो, मुझे लगता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाएगा तो ठीक हो जाएगा, अच्छा रहेगा कि वो डॉक्टर के पास जाए, उसके लिए एडवाइजेबल है कि वो डॉक्टर के पास जाए। बीमार आदमी को ये सलाह दी जाती है कि वो डॉक्टर के पास जाए। तो एक तरह से आप ये बता रहे हो कि भाई हेमंत के लिए क्या एडवाइजेबल है, व्हाट इज़ एडवाइजेबल फॉर हेमंत। उसके लिए एडवाइजेबल ये है कि उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आई थिंक यू शुड गो टू अ डॉक्टर। एडवाइस देने के लिए हम शुड यूज करते हैं। हेमंत लुक्स प्रीटी सिक, आई थिंक ही शुड गो टू अ डॉक्टर। आई थिंक ही शुड गो टू अ डॉक्टर। So B is the right answer. Next, you are too late. You blank space have come by air. तुम बहुत लेट हो गए हो, तुम बस से आए हो, ट्रेन से आए हो, तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुम्हें बाय एयर आना चाहिए था। अगर तुम बाय एयर आते तो जल्दी पहुंच जाते। मतलब वो आ तो गया लेकिन वो बाय एयर नहीं आया, वो आया बस से, ट्रेन से, कार से, किसी और साधन से, लेट पहुंचा, बहुत लेट हुआ वो, और फिर हम उसके आने के बाद उससे कह रहे हैं कि तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए था, तुम्हें बाय एयर आना चाहिए था, करना चाहिए था पर किया नहीं, होना चाहिए था ऐसा परंतु हुआ नहीं। तो इसके लिए किसका यूज़ करते हैं? पास्ट में कोई चीज़ हो गई लेकिन वैसे नहीं होनी चाहिए थी, या कोई चीज़ नहीं हुई पर वैसी होनी चाहिए थी, तो उसके लिए हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू से that something was desirable in the past. ये कहने के लिए कि कोई चीज़ पास्ट में डिजायरेबल थी, तो यू शुड हैव कम बाय एयर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। यू आर टू लेट, यू शुड हैव कम बाय एयर। यू शुड हैव कम बाय एयर। C is the right answer. Next, you blank space come into my room in my absence. You blank space come into my room in my absence. Must not, might not, need not, had better. मेरे एब्सेंस में, मेरी अनुपस्थिति में कमरे में आना मना है। यू ब्लैंक स्पेस कम इनटू माय रूम इन माय एब्सेंस। तो किसी को मना कर रहे हैं, हाँ? निषेध, प्रोहिबिटेड। कोई एक्शन, कोई चीज़, कोई काम करना अगर प्रोहिबिटेड है तो वो प्रोहिबिशन बताने के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं?
प्रोहिबिशन बताने के लिए हम मस्ट के साथ नॉट यूज करते हैं, मस्ट नॉट, मसंट। मस्ट नॉट या मसंट। तो सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि भाई आप किसी को अपने एब्सेंस में रूम में आने से मना कर रहे हैं, तो आप उनसे यही कहेंगे कि यू मस्ट नॉट कम इनटू माय रूम इन माय एब्सेंस। ऑप्शन ए, यू मस्ट नॉट कम इनटू माय रूम इन माय एब्सेंस। मेरे एब्सेंस में रूम में आना मना है। Every person appreciates Dr. Shah. He blank space be a good doctor. Every person appreciates Dr. Shah. डॉक्टर शाह को सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं, सारे लोग डॉक्टर शाह का सम्मान करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। अब किसी की तारीफ क्यों की जाती है? अच्छा इंसान होगा, तो डॉक्टर शाह जो है वो ज़रूर अच्छे आदमी होंगे, अच्छे डॉक्टर होंगे, तभी सब लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, है ना। ये वही इन्फ्रेंस वाली बात हो गई, निष्कर्ष, कि भाई हम ये बात जान गए हैं कि डॉक्टर शाह को सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो डॉक्टर शाह को हम जानते नहीं, लेकिन हमें ये पता चला है कि एवरीबडी अप्रिशिएट्स हिम, उन्हें सब अप्रिशिएट करते हैं। तो इसका मतलब ज़रूर वो एक अच्छे डॉक्टर होंगे, तभी उनकी इतनी तारीफ होती है। तो ये एक इन्फ्रेंस हो गया, पॉजिटिव इन्फ्रेंस। और पॉजिटिव इन्फ्रेंस के लिए मॉडल कौन सा होता है? मस्ट। डॉक्टर शाह, ही मस्ट बी अ गुड डॉक्टर। एवरीबडी अप्रिशिएट्स, एवरी पर्सन अप्रिशिएट्स डॉक्टर शाह, ही मस्ट बी अ गुड डॉक्टर। तो सी होगा इसका मस्ट, 13th का सी, मस्ट। Raman was so poor that he blank space support his family well. रमन इतना गरीब था, इतना ज़्यादा गरीब था कि अपने परिवार को ठीक से सपोर्ट नहीं कर सकता था, अपने परिवार को सपोर्ट करने में सक्षम नहीं था। वो गरीब है नहीं, गरीब था, मतलब जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं या तो अब वो दुनिया में नहीं है, या अगर है तो अब वो गरीब नहीं है, क्योंकि आपने लिखा है वॉज सो पुअर दैट ही ब्लैंक स्पेस सपोर्ट हिज फैमिली वेल। मतलब वो इतना सक्षम नहीं था, इतना केपेबल नहीं था कि अपनी फैमिली को ठीक से सपोर्ट कर सके। केपेबिलिटी की बात हो रही है, केपेबिलिटी मतलब उसकी क्षमता, है ना। तो ये केपेबिलिटी पास्ट की है, प्रेजेंट की नहीं, इसलिए कुड नॉट। कैपेबिलिटी बताने के लिए दो मॉडल्स होते हैं, कैन और एक कुड। अगर यहाँ रमन वॉज की जगह रमन इज लिखा होता तो कैन आता। रमन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट सपोर्ट हिज फैमिली वेल, रमन वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट सपोर्ट हिज फैमिली वेल। तो कुड नॉट आ जाएगा ऑप्शन डी। एबिलिटी, कैपेबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की कैपेबिलिटी बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, your brother hardly studies, he blank space passed the exam. Your brother hardly studies, he blank space passed the exam. hardly मुश्किल से, तुम्हारा जो भाई है वो मुश्किल से कभी पढ़ाई करता है, मतलब वो पढ़ाई नहीं करता है, बहुत कम पढ़ता है, इसलिए वो पास हो जाएगा। इस बात की कैसी संभावना है? he blank space passed the exam। ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ाई कम करता है उसके पास होने की संभावना, उसके पास होने की संभावना बहुत कम होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी होती है। रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए जो मॉडल है वो है माइट। माइट इज यूज्ड टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब बहुत कम संभावना, शायद ही वो एग्जाम में पास हो, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता है, मुश्किल से पढ़ाई करता है कभी, तो ही माइट पास द एग्जाम। मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना किसी चीज़ के होने की अगर बहुत ही कम है तो उसके लिए माइट, बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी है, ना के बराबर संभावना है तो उसके लिए होता है माइट। ठीक है, तो इसमें भी सी, माइट राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। इसके बाद में आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, एक आपके जितने भी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें आपको कोई डाउट है, क्योंकि आपका ऑनलाइन ही हो रहा है एग्जाम, तो है ना, तो किसी क्वेश्चन को लेकर के आपको डाउट है, उसका आंसर जो है उसको लेकर के आपके माइंड में डाउट है, तो आपको वो क्वेश्चन जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ठीक है, आपको उसका डाउट या उसका जो भी आंसर है या जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8279245492। और ये जो है अपने जो ये क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, इसके टाइमिंग्स हैं, कौन से सब्जेक्ट की क्लास कौन ले रहा है। जैसे इंग्लिश की क्लास हमारी 11 AM पे होती है, साइकोलॉजी की 12 o'clock, EVS की 1 PM, हिंदी 2:30 PM। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी आप नोट कर लें। और क्वेश्चंस जो हैं आप अपने उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।